कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्लियामेंट चैम्बर में बुधवार को 16 विपक्षी पार्टी नेताओं की बैठक की गई। यहां तय हुआ कि अडानी मामले की जांच को लेकर एक चिट्ठी लिखी जाएगी जिस पर सभी विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर होंगे। इसे ईडी को सौंपा जाएगा और जांच की मांग की जाएगी। जब विपक्षी दलों के नेता मार्च के लिए निकले तो उन्हें ईडी दफ्तर से पहले ही रोक लिया गया। इस पर खड़गे बोले, हम तो सिर्फ ईडी के ऑफिस जाकर अडानी मामले को डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए शिकायती चिट्ठी देना चाहते थे। हमें रोकना कौन सा लोकतंत्र है। चलिए आज जानते हैं कि विपक्षी नेता अडानी मामले की जांच आखिरकार ईडी से ही क्यों करवाना चाहते हैं, ईडी की आखिरकार शक्तियां क्या हैं और विपक्षी नेता ईडी को लेकर इतने बेचैन क्यों रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। देश की दो बड़ी संस्थाएं सीबीआई और एनआईए से भी ज्यादा पावर आखिरकार ईडी के पास है। आपको 2020 का वो किस्सा तो याद ही होगा जब एक के बाद एक 8 राज्यों ने सीबीआई को अपने यहां बिना परमिशन घुसने से रोक लिया था। इनमें पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम जैसे राज्य शामिल थे। मतलब साफ है, दिल्ली पुलिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1946 के तहत बनी सीबीआई को किसी भी राज्य में घुसने के लिए राज्य सरकार की अनुमति अति आवश्यक है। हाँ, अगर जांच किसी अदालत के आदेश पर हो रही है तब सीबीआई कहीं भी जा सकती है, कहीं भी घुस सकती है, पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकती है। करप्शन के मामलों में अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को उनके डिपार्टमेंट से भी अनुमति लेनी पड़ती है। इसी तरह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को बनाने की कानूनी ताकत एनआईए एक्ट 2008 से मिलती है। एनआईए पूरे देश में काम कर सकती है, लेकिन उसका दायरा केवल आतंक से जुड़े मामलों तक ही सीमित रह जाता है। इन दोनों से उलट अगर बात करें ईडी की, तो ईडी केंद्र सरकार की इकलौती जांच एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नेताओं और अफसरों को तलब करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है जैसे मकान या कोई होटल तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता। यानी कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर कोई पब्लिक फिगर हैं या कोई राजनेता हैं और आपने किसी भी प्रकार की कोई मनी लॉन्ड्रिंग या धांधलेबाजी की है तो आपको अपने कान और दरवाजे हमेशा ईडी के लिए खुले रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो कभी भी आपके घर में आ सकते हैं और आपकी भी तहकीकात की जा सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी जिसे गिरफ्तार करती है उसे जमानत मिलना बेहद ही मुश्किल होता है। इस कानून के तहत जांच करने वाले अफसर के सामने दिए गए बयान को कोर्ट सबूत भी मानता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयान की अदालत में कोई भी वैल्यू नहीं होती है। 18 साल में 147 प्रमुख नेता ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं, जिसमें से 85% विपक्षी नेता रहे हैं। पिछले साल इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि ईडी ने पिछले 18 सालों में 147 प्रमुख राजनेताओं की जांच की है और इन 147 प्रमुख राजनेताओं में से 85% मात्र विपक्ष के नेता थे। वहीं 2014 के बाद एनडीए सरकार के 8 सालों में नेताओं के खिलाफ ईडी के इस्तेमाल में 4 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 121 राजनेता जांच के दायरे आए हैं, जिसमें से 115 मात्र विपक्षी नेता हैं। यानी इस दौरान 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई है। यूपीए शासन यानी 2004 से लेकर 2014 के बीच ईडी ने सिर्फ और सिर्फ 26 राजनेताओं की जांच की थी। इसमें से विपक्ष के 14 नेता यानी कि करीब 54% नेता शामिल हुआ करते थे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार की धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया था। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। ईडी इस मामले में सोनिया और राहुल से कई बार पूछताछ कर चुकी है। 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई शराब नीति में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 19 अगस्त को सीबीआई ने शराब घोटाले और मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 जगहों पर छापेमारी कर डाली।
सिसोदिया समेत 15 को आरोपी बनाया गया। 14 अक्टूबर 2022 को ईडी ने 25 ठिकानों पर छापेमारी की और 26 फरवरी 2023 को सीबीआई सिसोदिया से 8 घंटे तक पूछताछ करती रही। इसके बाद शाम को सिसोदिया को सीबीआई के गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 मार्च 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के करीबी और शिवसेना नेता संजय राउत को 1 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। राउत पर मुंबई के गोरेगांव में सिद्धार्थ नगर के एक चौल में 672 फ्लैटों के पुनर्निर्माण के मामले में जमीन की हेराफेरी के आरोप लगे हुए हैं। 3 महीने बाद 10 नवंबर 2022 को सशस्त्र जमानत मिली और उस वक्त संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ना गिराने पर जांच एजेंसियों ने उन्हें परेशान किया है। आईएनएक्स मीडिया मामला भी इसका एक उदाहरण है। पी चिदम्बरम पर न केवल विदेशी निवेश के लिए आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन यानी कि FIPV से मंजूरी दिलाने में रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं, बल्कि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। ईडी ने चिदम्बरम से पूछताछ भी की थी और इसी मामले में चिदम्बरम के बेटे कीर्ति भी गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 सितंबर 2019 को ईडी ने कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री DK शिव कुमार को टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनसे 2 दिन तक पूछताछ हुई। ईडी ने एनसीपी प्रमुख पवार और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी MSC में 2,500 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड के संबंध में समन जारी किया था और उन्हें घोटाले का प्रमुख खिलाड़ी भी बताया था। मनी लॉन्ड्रिंग आखिरकार होती क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के एक अन्य नेता प्रफुल्ल पटेल से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची की अवैध संपत्ति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की गई थी। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले ईडी ने बसपा से जुड़े खातों से 104 करोड़ रुपए और पार्टी प्रमुख मायावती के भाई आनंद कुमार के खाते में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का पता चला लिया था। नवंबर 2019 में ईडी ने 1400 करोड़ रुपए के दलित स्मारक घोटाले में यूपी में कई स्थानों पर छापेमारी भी करी थी और यह मामला मायावती मुख्यमंत्री रहने के दौरान का था। 2019 में ईडी ने अवैध खनन के मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। चलिए अब जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी कि PMLA विपक्षी नेताओं के लिए गले का फंदा कैसे बना हुआ है। इसे समझने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बने PMLA का मतलब समझ लेते हैं। आम बोली में इसका मतलब है 2 नंबर के पैसों को हेर फेर से ठिकाने लगाने वालों के खिलाफ कानून। मज़ेदार बात तो यह है कि इस कानून को बनाया तो अटल बिहारी की सरकार ने था, वो भी 2002 में, लेकिन इसे धार देकर 2005 में लागू किया मनमोहन सरकार के वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने। और अब यही कानून कांग्रेसी समेत सभी विपक्षी नेताओं के गले का एक फंदा बना हुआ है। विपक्षी दलों की ओर से सवाल पूछे जाने पर या उठाए जाने पर ईडी ने बुधवार को 31 जनवरी 2023 तक दर्ज केसों के बारे में अपना एक डेटा जारी किया है और ईडी के मुताबिक PMLA कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक 5,906 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसमें से सिर्फ 2.98 यानी कि 176 केस विधायक, पूर्व विधायक, MLC, सांसद, पूर्व सांसदों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इन केसों में से 1,142 में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जबकि 513 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इनमें से 25 केस में ट्रायल पूरा कर लिया गया है। 24 केसों में आरोपी दोषी ठहराए गए हैं, जबकि 1 में उनको बरी किया गया है। ईडी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत के इन 24 केसों में 45 आरोपी दोषी पाए गए हैं। ईडी, CBI और NIA को लगातार सरकार का पालतू तोता या पालतू पशु भी बोला जाता है और ये बोला जाता है कि सरकारें जब सत्ता में आती हैं या कोई पार्टी सत्ता में आती है तो अपने विपक्षियों को फंसाने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए, राजनीति ध्वंस करने के लिए ईडी, NIA या फिर CBI जैसी बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाओं का सहारा लेती हैं। और जब ईडी आपके पास हो, आपके पास CBI की पावर हो,
NIA की पावर हो तो आप किसी को भी दबा सकते हैं। लेकिन जो लोग घोटाले करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और जिनके खिलाफ केस दर्ज होते हैं, उनकी पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच होना भी अति आवश्यक है। और अगर वो इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनको सरकार और कानून के जो नियम हैं उसके तहत सज़ा मिलना भी अवश्यंभावी है। न्यायालय, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका इसी के लिए बनी हुई है कि सभी को समान रूप से अधिकार दिए जाएं, लेकिन जो गलती करते हैं उनको समान रूप से सज़ा भी दी जाए, चाहे वो राजनेता हो, अभिनेता हो या फिर कोई आम आदमी। ईडी की लगातार छापेमारी से परेशान विपक्ष के नेता अब और क्या कदम उठा सकते हैं, या अडानी मामले की भी जांच ईडी को सौंपी जा सकती है? ईडी अब किस प्रकार से और किन किन लोगों के ऊपर अपना दबाव, अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करेगी और देश को ये बताने की कोशिश करेगी कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग या फिर पैसों से के लेन देन से जुड़ा हुआ हेर फेर करता है, धांधलेबाजी करता है, तो ईडी का पंजा और उसकी गर्दन पकड़ से दूर नहीं है। तो ईडी किन किन लोगों को अभी पकड़ने वाली है, विपक्ष के नेता इसके कितने शिकार बनेंगे, क्या सरकार के कुछ नेताओं पर भी ईडी की गाज गिरेगी, देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। क्योंकि भारत में राजनीति, संस्थाएं और पार्टियां कभी भी कोई भी रुख अपना सकती हैं और वो आपको चौंका भी सकती हैं। और इसीलिए कभी कभी इन खबरों को जानने के लिए, चौंकने के लिए और तथ्यों को जानने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।